हेलो एंड वेलकम टू सक्सीड आईएएस। लेट्स स्टार्ट विद द डेली करंट अफेयर्स फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल्स। आज का फर्स्ट आर्टिकल है स्वीडन और फिनलैंड के ऊपर। ये दोनों कंट्रीज नेटो में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड ये न्यूज़ रशिया के लिए अच्छा नहीं है बिकॉज रशिया जो है ये अपोज कर रहा है कोई भी नेटो का एक्सपांशन, स्पेशली जो उसके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड। एंड अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये आपका रशिया है एंड रशिया से रिलेटेड है यहाँ पे बाउंड्री पे आप देख सकते हैं फिनलैंड और ये है आपका स्वीडन। एंड ये डेवलपमेंट के बाद कुछ हो सकता है हम लोग को जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस दिखे। अब ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्यों रेलेवेंट हो जाता है यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हार्टलैंड एंड रिमलैंड थियरी। ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो जियोपॉलिटिक्स में ये दो इंपॉर्टेंट थियरी मेंशन्ड है एंड बहुत बार यूपीएससी ने इन क्वेश्चंस को भी पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द हार्टलैंड थियरी इज गेनिंग इंपॉर्टेंस वंस अगेन। ये 2017 का पेपर है एंड अगर आप 2019 का पेपर देखेंगे तो यहाँ पे एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ रिमलैंड थियरी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में आते रहे हैं एंड 2022 में क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में वापस से एक क्वेश्चन बन सकता है। अब से ये न्यूज़ आर्टिकल की वजह से हार्टलैंड और रिमलैंड थियरी का क्या रेलेवेंस हो जाता है ये मैं दिखाता हूँ। अगर आपको पता है हार्टलैंड थियरी, ये थियरी दिया था हेल्फोर्ड मैकिंडर ने 1904 में इन द आर्टिकल ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री इन द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। एंड हेल्फोर्ड मैकिंडर, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इनको फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स भी बोला जाता है। प्लस 1904 इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल थियरीज कोई खास आते नहीं थे, तो 1904 के आसपास इनके थियरी को कुछ ज़्यादा वैल्यू दिया भी नहीं गया एंड एक तरीके से इग्नोर किया गया। बट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास इस थियरी को इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हुआ एंड 1919 में इन्होंने अपनी थियरी को रिवाइज किया एंड उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम 1942-43 के आसपास इन्होंने अपनी थियरी को सेकेंड टाइम रिवाइज किया। तो ये जो थियरी है हार्टलैंड थियरी, इसको इन्होंने 2 बार रिवाइज किया है। तो इसलिए जब आप इस थियरी को प्रिपेयर करेंगे तो 1904, 1919 एंड 1943 ये तीनों रिविजन्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हो जाता है आपके लिए रिमलैंड थियरी एंड ये थियरी दिया है निकोलस पाइकमैन ने। एंड निकोलस पाइकमैन का जो रिमलैंड थियरी है वो एक तरीके से काउंटर करता है हार्टलैंड थियरी को। अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे। हार्टलैंड थियरी का मैं एक छोटा सा जिस्ट दे देता हूँ। वैसे तो हम लोग इसको ज्योग्राफी ऑप्शनल फाउंडेशन बैच में डिटेल में कवर करते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा जिस्ट ये दे देता हूँ कि ये जो एरिया आप देख रहे हो जो रेड में मार्क है, इसको मैकिंडर ने बोला है पाइवट एरिया। एंड ये पाइवट एरिया उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पाइवट का मीन्स सेंट्रल रोल जो प्ले करता है। तो यहाँ पे पाइवट का मतलब ये जो एरिया है ये हार्टलैंड है और ये वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में सेंट्रल रोल प्ले करेगा कि जो भी इसको कंट्रोल कर पाएगा वो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर पाएगा एंड उसका हम लोग वर्ल्ड डोमिनेंस बोल सकते हैं। वर्ल्ड डोमिनेंस के ऊपर ये थियरी है हार्टलैंड थियरी। अब हेल्फोर्ड मैकिंडर ने ये जो एरिया है इसको ओवर एम्फेसाइज कर दिया है इस थियरी में एंड उस टाइम के जो सुपर पावर्स थे, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज 1904 के अराउंड आप देखेंगे, फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल, स्पेन, इंग्लैंड, ये जितने भी नेवल सुपर पावर्स थे इन्होंने एक तरीके से वर्ल्ड को डोमिनेट किया था इस पर्टिकुलर पीरियड में। जबकि हेल्फोर्ड मैकिंडर का जो थियरी था उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे वर्ल्ड आइलैंड को, कि जो भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पे कंट्रोल करेगा वो हार्टलैंड पे कंट्रोल करेगा एंड जो हार्टलैंड पे कंट्रोल करेगा वो इन शॉर्ट पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। ऑन द अदर हैंड निकोलस पाइकमैन का जो थियरी था उसमें इन्होंने बोला कि ये जो रिम लैंड है दैट इज़ दिस एरिया, ये जो पर्पल में एरिया है ये रिम लैंड है, जो कोस्टल कंट्रीज़ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल एरिया है एंड उन्होंने रिम लैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो ग्रीन में आप मार्क देख रहे हैं ये आउटर क्रिसेंट के कंट्रीज़ हैं जिसको हेल्फोर्ड मैकिंडर ने बोला है आउटर क्रिसेंट एंड ये रिमलैंड वाले एरिया को उन्होंने बोला है इनर क्रिसेंट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रेलेवेंस तो देख ही लिया। यहाँ पे आपको अच्छे से ये दोनों थियरीज और ये दोनों थियरीज के क्रिटिसिज्म, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थियरीज में क्रिटिसिज्म, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्लस एक और जियोपॉलिटिक्स की थियरी है द ऑर्गेनिक स्टेट थियरी। ये थियरी आपके दिया था रैडजल ने, जो एक जर्मन ज्योग्राफर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। बट ये थियरी क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है एंड इसका रेलेवेंस अब काफ़ी कम हो चुका है। ये अराउंड 1897 के आसपास रैडजल ने दिया था द ऑर्गेनिक स्टेट थियरी एंड इसका अगर मैं आपको जिस्ट दे दूं तो इसमें बस यही है कि जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टू सर्वाइव ही इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड, सिमिलरली एक जोग्राफिकल टेरिटरी को सर्वाइव करने के लिए उसको लेबेनस्ट्रॉम पे डिपेंड करना पड़ता है एंड लेबेनस्ट्रॉम जर्मनी में उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब है लिविंग स्पेस। यहाँ पे रैडजल का बोलने का मतलब ये था कि फॉर एग्जांपल ये एक जोग्राफिकल एरिया है, अब इस एरिया को सर्वाइव करने के लिए उसको हमेशा कुछ ना कुछ लिविंग स्पेस को कैप्चर करते रहना पड़ेगा और अपने आप को एक्सपांड करते रहना पड़ेगा। एंड इसका रीज़न ये है कि इस एरिया का जो अपना एस्पिरेशंस है, इसका पॉलिटिकल पावर बढ़ रहा है, इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
तो इन चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए, कंट्री को सर्वाइव करने के लिए कुछ उसको एक्स्ट्रा एरिया हमेशा एक्वायर करते रहना पड़ेगा। एंड ऐसे ही सब नेबरिंग कंट्रीज़ कर रहे हैं। एंड अगर एक पर्टिकुलर कंट्री ये एस्पिरेशंस नहीं रखता है तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ इसको भी एक्वायर कर लेंगे। इसलिए किसी भी जोग्राफिकल एरिया को सर्वाइव करने के लिए उसको हमेशा एक्सपांड करते रहना पड़ेगा। एंड ये जो एक्सपांशन है वो उसके लिए एज अ न्यूट्रिशन काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए फूड एज अ न्यूट्रिशन काम करता है एंड उसके वजह से उनका ग्रोथ होता है, सिमिलरली एक जोग्राफिकल एंटिटी का इस तरीके से एक्सपांशन होगा। एंड इसलिए इसका नाम है द ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी। बट ये थियरी इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, एज आई सेड सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बस एक बार इसको रीड करके चले जाओ अगर एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली आ जाता है, बट वैसे कुछ खास इसमें थियरी में है नहीं। तो अगर जियो पॉलिटिक्स पे बात करें तो दो इंपॉर्टेंट थियरीज ये है जिसके बारे में यूपीएससी ऑलमोस्ट हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। एंड एक मैंने आपको बताया ये ऑर्गेनिक स्टेट थियरी। ये तीन ही थियरीज हैं आपके जियो पॉलिटिक्स में, इनको आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, वाटर प्रोडक्शन इन दिल्ली इज डाउन बाय 6 to 7%। सी जो यमुना का वाटर है जो दिल्ली और हरियाणा के बीच में शेयर होता है, उसमें क्या हो रहा है कि हरियाणा क्योंकि अपर रिपेरियन स्टेट है, दिल्ली को डिपेंड होना पड़ रहा है हरियाणा पे कि वो दिल्ली का लेजिटिमेट शेयर ऑफ वाटर शेयर करे वहाँ पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे गाइडलाइंस दी हैं। बट इशू दिल्ली और हरियाणा के बीच में यही है कि हरियाणा दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट के कमिटमेंट के हिसाब से वहाँ पे वाटर शेयर नहीं कर रहा है एंड इस वजह से यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहे हैं। इस आर्टिकल को सिर्फ मैंने इसलिए लिया है कि वाटर शेयरिंग इशू या स्टेट्स का जो है बॉर्डर इशू, इन रीज़न से जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं ये ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर सिलेबस में देखेंगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो रीजनल कॉन्शियसनेस एंड इंटर स्टेट इशूज़ ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है एंड इसलिए ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर नॉर्थ ईस्ट में हमने आसाम का जो बाउंड्री इशू था उसको अच्छे से डिटेल में देखा था। एंड अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर देखें लास्ट ईयर का तो पेपर 2 में एक क्वेश्चन डायरेक्टली आया था रिगार्डिंग दिस बॉर्डर डिस्प्यूट और इंटरस्टेट इश्यूज़ के बारे में। तो ये जो भी इश्यूज़ होते हैं बिटवीन स्टेट्स फॉर वाटर शेयरिंग हो या बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड हो या कोई दूसरी चीज़ से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल वाटर शेयरिंग पे अगर आप देखेंगे तो कावेरी के वजह से बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु हमेशा डिस्प्यूट्स चालू रहता है। तो इन चीज़ों को आप एज एन एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो अगर इस पर क्वेश्चन आता है। एंड मैप मार्किंग के लिए भी यहाँ पे यमुना रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो फॉर मैप मार्किंग लोकेशंस। नेक्स्ट आर्टिकल मॉनसून के ऊपर कि मॉनसून एडवांस हो गया है एंड ओवर अंडमान एंड निकोबार ये आ गया है। एंड एक आर्टिकल हमने देखा था कि इस बार मॉनसून थोड़ा अर्ली अराइवल हो सकता है, दैट इज़ अर्ली अराइवल बाय 4 days, और उसमें मेंशन था कि अराउंड 27 जून तक मॉनसून केरला में हो सकता है। मैंने आपको बताया कि पूरे मॉनसून का सीज़न दैट इज़ जून जुलाई अगस्त हम लोग ट्रैक करते रहेंगे क्या फैक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि मॉनसून यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है एंड हमेशा इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहता है। तो अभी इसमें कुछ खास नहीं है आपको याद रखने के लिए, जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होगा हम लोग मॉनसून को डिटेल में देखेंगे। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने आर्टिकल्स हैं। जिन लोगों को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।